अब देखो, आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहला उसमें जो टॉपिक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो पहले हम आइसोमर्स का सब डिवीजन करें। आइसोमर्स क्या होते हैं? पहले तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर एटलीस्ट इन फ्यू प्रॉपर्टीज, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है, तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, उनको हम आइसोमर्स बोलते हैं। दैट डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज कुड बी फिजिकल, कुड बी केमिकल। आइसोमर्स का डिफरेंट कंपाउंड विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो आइसोमर्स की डेफिनेशन है। डिफरेंट कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये जो टर्म थी आइसोमर, दैट वाज कॉइन्ड बाय बर्जीलियस। कई को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। आइसोमर का मतलब ही होता है, आइसो का मतलब इक्वल, मर्स मतलब पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स। अब आइसोमर्स जो होते हैं वो ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स या इसी को स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी बोलते हैं, सेम चीज, और दूसरा स्टीरियो आइसोमर्स या स्पेस आइसोमर्स। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ना शुरू करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स अगर वर्ड बोल रहे हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा ही। आइसोमर्स हुज एटम्स हैव अ डिफरेंट कनेक्टिविटी, मतलब उन दोनों कंपाउंड के स्ट्रक्चर में ही फर्क हुआ, जोड़ने का तरीका, एटम जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं उन दोनों कंपाउंड में कोई ना कोई डिफरेंस होगा कनेक्टिविटी में। स्टीरियो आइसोमर्स हैव सेम कनेक्टिविटी, उनका कनेक्शन सेम होंगे, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ा है कि कोवलेंट बॉन्ड होने के कारण डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं, उनके बॉन्ड्स स्पेस में ओरिएंटेड होते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन वो जो एटम्स हैं वो स्पेस में किस तरीके से ओरिएंटेड हैं, अरेंज्ड हैं, दैट इज द रीजन फॉर डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ दोस टू कंपाउंड। उनको हम स्टीरियो या स्पेस आइसोमर्स कहते हैं। स्ट्रक्चर, आज हम स्ट्रक्चर आइसोमर्स पे कंसंट्रेट करेंगे। अब स्ट्रक्चर आइसोमर्स में जैसे ऐसे ही सोचो कि भाई हमारे पास, फिर उसको कैटेगराइज और भी करेंगे। मान लो कि मेरे पास एक फॉर्मूला है या एक कंपाउंड है CH3CH2OH, ये इथेनॉल है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O है। लेकिन अगर आप इस कंपाउंड को देखें तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी C2H6O है, पर ये क्लास ऑफ कंपाउंड ईथर है। फॉर्मूला सेम है दोनों का, इसका भी और इसका भी, लेकिन एक दूसरे से जुड़ने के में डिफरेंस है, और यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो गया। अभी हम इस पेयर को हम फंक्शनल आइसोमर्स बोलते हैं, अभी आगे आएगा। फिर आपके पास जैसे मान लो ब्यूटेन है, और एक ऐसा हो जाए ब्यूटेन C4H10, ये 2 मिथाइल प्रोपेन है, ये भी फॉर्मूला C4H10 है, और ये 2 मिथाइल प्रोपेन है, और ये ब्यूटेन है। इनमें भी स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। वन ब्यूटीन है, एक मान लो आपका 2 ब्यूटीन है, फॉर्मूला सेम है C4H8, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, यहाँ डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे, यहाँ पे 2 पोजीशन पे। तो इस तरीके कंपाउंड आपके, हमने एरोमेटिक में मान लो ये है
1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन। फॉर्मूला सेम है पर स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। ये भी स्ट्रक्चर आइसोमर्स है। एनी पेयर कैन बी क्लासिफाइड एज अ पेयर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर्स। अब हम देखिए इसमें हमने डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर है क्या, इसमें भी कोई फर्दर सब डिवीजन क्लासिफिकेशन है स्ट्रक्चर आइसोमर्स का, वो भी हम करेंगे। तो उससे पहले एक चीज देखो, तो जब हम स्ट्रक्चर्स और बनाते हैं कंपाउंड के, तो एक चीज हमको काफी यूजफुल होती है, और ये लास्ट तक भी जब हम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स रिएक्शंस बेस्ड पे करेंगे, ये हमें कुछ वे में हेल्पफुल होगा। अभी जैसे देखो, एक टर्म होती है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या अनसैचुरेशन फैक्टर या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, कुछ भी बोल सकते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बहुत कॉमनली यूज होता है, समटाइम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी यूज होता है। तो चारों टर्म ही यूज होती हैं डिफरेंट जगहों पे। एक कंपाउंड में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है ट्वाइस N1 प्लस 2 माइनस N2/2, या इसको हम चाहे तो अगर अलग अलग करके तो N1 प्लस 1 माइनस N2/2, कैसे भी याद रखो। जिसमें N1 क्या है, N1 है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड, जिस कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं। N2 क्या है, N2 है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स उस कंपाउंड में जो है, प्लस नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, अगर उस कंपाउंड के अंदर है तो हेलोजन एटम भी ऐड हो जाएंगे, और अगर उस कंपाउंड में नाइट्रोजन या फॉस्फोरस एटम्स हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे उतने। और अगर ऑक्सीजन और सल्फर हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो व्हाइल कैलकुलेटिंग डी, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, उसको हम इग्नोर करेंगे, नॉट व्हाइल मेकिंग द स्ट्रक्चर बट व्हाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ डी। अच्छा, अब अगर इस कैलकुलेशन करने के बाद हमें अगर डी 0 मिले, डी की वैल्यू 0, तो इसका मतलब है कि उस कंपाउंड में कोई पाई बॉन्ड नहीं है और कोई रिंग नहीं है। और अगर डी की वैल्यू हमको 1 मिले, तो या तो उस कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड, या अगर नंबर ऑफ कार्बन या हेटेरो एटम संग में जुड़ा हो, एक मिनिमम 3 एटम्स की अगर रिंग बन सकती है, तो एक डी इक्वल टू 1 या तो रिंग होता है अगर रिंग बनना पॉसिबल है, या फिर स्ट्रेट चेन कंपाउंड विद अ पाई बॉन्ड। मतलब एक डी इक्वल टू 1 इज इंडिकेशन ऑफ आइदर अ पाई बॉन्ड या रिंग। अगर 2 हो डी की वैल्यू, तो वो अगर कंपाउंड का टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को परमिट करें, तो दैट कुड बी 2 रिंग्स हो सकते हैं। पर अगर 2 रिंग बना दिए तो एक भी पाई बॉन्ड अब नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है सिचुएशन कि एक रिंग और एक पाई बॉन्ड हो, और ये भी हो सकता है कि कोई कंपाउंड में रिंग नहीं हो पर 2 पाई बॉन्ड्स हो। जब 2 पाई बॉन्ड में भी फिर डिवीजन है कि डबल बॉन्ड 2 जगह हो, एक एक पाई, और एक ही कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड हो, ये भी हो सकता है। जैसे C6H6 बेंजीन है, इस फॉर्मूले से इसका डी का वैल्यू आएगा 2 into number of carbon atoms this will be 4। यानी C6H6 अगर किसी कंपाउंड का फॉर्मूला है तो उसमें 4 अनसैचुरेशन की आपके पास गुंजाइश है। तो एक तो हम सी से बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो देखो यहाँ पे ये मैच करेगा। अगर आपने ऐसा बना दिया तो आपको ये हर जगह मैच एच और लिख के मैच करने की जरूरत नहीं है, ये मैच करेगा ही। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, 3 पाई बॉन्ड है प्लस 1 रिंग है, दैट इज इक्वल टू डी इक्वल टू 4।
तो एक स्ट्रक्चर का आप चाहे तो HH लगा दो तो यही बनेगा। फिर कोई चाहे तो इसे हम ऐसा बनाए, 6 कार्बन इसमें है, 2 रिंग हो गई। अब 2 रिंग हो गई तो आपको 2 ही अनसैचुरेटेड, क्योंकि एक रिंग ये हो गई, एक रिंग ये हो गई। तो अब आपको अगर इस कंपाउंड के इस फॉर्मूले से कंपाउंड बनाना है तो अभी 2 अनसैचुरेशन और चाहिए। तो एक पॉसिबिलिटी, तो देखो अगर आप इस कंपाउंड को भी देखोगे तो इट विल मैच विद द फॉर्मूला। इस तरीके से इसका भी D4 है। फिर आप चाहे तो ऐसा बना सकते हो, अगर मैंने कहीं 2 डबल बॉन्ड बना दिए तो अब कहीं और रिंग किसी गुंजाइश नहीं। देखो इस फॉर्मूले को आप बाद मैच में करोगे हमें बस 4 अनसैचुरेशन, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड 4, अभी तो 2 ही हुए। ऐसे सोचो, ये बना दिया तो मान लो ये बना दिया, तो देखो अब यहाँ पे एक H आएगा, हो गया, यही फॉर्मूला हो गया, मैच करेगा। तो इस तरीके से जैसे कैन यू मेक इट्स स्ट्रक्चर C12O9, इसमें कितना D होगा? 2 into 12 प्लस 2 माइनस ऑक्सीजन काउंट नहीं करते हैं, हाइड्रोजन है ही नहीं, हेलोजन है नहीं, तो ये 13 हो गया। आपके पास हाइड्रोजन नहीं है, 13 इसमें अनसैचुरेशन है। तो एक स्ट्रक्चर देखो, एक बेंजीन की तरह रिंग बनाइए, मान लो इसमें 4 अनसैचुरेशन कवर हो गए, एक रिंग प्लस 3 डबल बॉन्ड। अब ये देखो कंपाउंड, ये एक्चुअली ये एनहाइड्राइड ग्रुप है। इसके अंदर 4 अनसैचुरेशन, तो इस रिंग के अंदर ही होगा 3 डबल बॉन्ड और एक रिंग। इस वाले में एक रिंग प्लस 2 डबल बॉन्ड, तो 3 यहाँ हो गए, 3 इधर हो गए, रिंग प्लस ये पाई बॉन्ड और ये, तो देखो टोटल मिलकर 13 हो गया। फॉर्मूले में भी ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 3 3 9। हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन हटा के ये हमने कार्बन से जोड़ा, और कार्बन कितने हो गए? 6 प्लस 6 12। तो दिस इज द कंपाउंड विच वी कैन मेक फ्रॉम दिस फॉर्मूला। तो ये हम आगे भी, जैसे कभी आपको जैसे ये हमें नेप्थलीन दिया हुआ है, इसके डायग्राम को देख के क्या पता चलता है इसमें कितने अनसैचुरेशन होने चाहिए? इसका डी क्या होगा बताओ? व्हाट शुड बी इट्स डी? 7 भाई 5 पाई बॉन्ड है और 2 रिंग है, तो डी शुड बी 7। तो अब ये 7 हो गया,
तो देखो यहाँ पे कार्बन, अब देखो फॉर्मूला इसमें मैच भी करके अगर फॉर्मूला बनाना चाहे इससे, तो यहाँ पे आपके पास एक एक एच यहाँ आएगा, इस पे नहीं होगा पर इन पे आएगा, टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि इस कार्बन की तो टेट्रा सेटिस्फाई है, पर इन तो ये फॉर्मूला आपका होगा इसमें 10 का C10H8, नेपथलीन का फॉर्मूला ये होता भी है। तो देखो D इक्वल टू क्या आएगा, 2 into 10 20 plus 2 minus 8 by 2, ये चीज आ गया। स्ट्रक्चर को देख के ही बता सकते हैं। तो ये, तो इससे हमें हल्का सा आगे फायदा होगा जब फंक्शन पर, तो एक हमें फॉर्मूले से एक आइडिया जाता है कि उस कंपाउंड में कितना अनसैचुरेशन हमको देखना चाहिए। अनसैचुरेशन जैसे जैसे हम आगे रिएक्शंस पढ़ेंगे तो अनसैचुरेशन वालों हमें, अनसैचुरेशन तो है पर डबल बॉन्ड की रिएक्शन नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड की नहीं है, तो देन वी विल से कि भाई जो अनसैचुरेशन है इट शुड बी सेटिस्फाइड बाय रिंग रेदर देन द मल्टीपल बॉन्ड। तो ये हुआ। अब हम स्ट्रक्चर आइसोमर्स पे आते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। Isomers whose atoms have a different connectivity, जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डेफिनेटली सेम होगा जब आइसोमर्स बोल रहे हैं तो, लेकिन उनका एक दूसरे का, दो अगर आइसोमर्स हैं स्ट्रक्चर, तो उनका स्ट्रक्चर ही कुछ ना कुछ वे में डिफरेंट है। जैसे हमारा हमने एग्जांपल भी देखे थे। अच्छा, अब इसमें फर्दर डिवीजन है, चेन, न्यूक्लियर या स्केलेटन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म या आपका मेटामेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, और एक टॉटोमेरिज्म भी होता है स्ट्रक्चर आइसोमर का, लेकिन ये हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इनफैक्ट दिस विल बी द टॉटोमेरिज्म वाली जो क्लास होगी वो लास्ट क्लास ऑफ आइसोमर होगी आफ्टर स्टडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, तब हम ये पढ़ेंगे, क्योंकि टॉटोमेरिज्म पढ़ते समय कुछ स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट भी इसके संग डिस्कस करने होते हैं। ये आता कैटेगरी उसमें है स्ट्रक्चर आइसोमर्स में, लेकिन इसमें और भी कुछ फीचर्स हैं, तो वो हम क्लियरली तब समझ पाएंगे जब हम आइसोमर्स, स्पेस आइसोमर्स पढ़ चुके होंगे। पर बाकी अभी हम ये 5 जो है, चेन, पोजीशन, मेटामेरिज्म एंड फंक्शनल, इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये क्या है? चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या होगा? कंपाउंड का जो क्लास है, फंक्शनल ग्रुप, वो सेम होगा। डिफरेंस इन लेंथ ऑफ पेरेंट चेन, सब्स्टिट्यूएंट और बोथ। जो हमारी पेरेंट चेन होती है कंपाउंड की, या तो अगर क्लास ऑफ कंपाउंड सेम है पर पेरेंट चेन की लेंथ अलग अलग है, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट चेन की लेंथ भी सेम है, लेकिन जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, मान लो कहीं पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं पेरेंट चेन में, पर वो 2 मिथाइल मिलके इथाइल करके जुड़ जाए, तो सब्स्टिट्यूएंट की लेंथ अलग हो, या पेरेंट चेन की लेंथ अलग हो, या दोनों की अलग हो, तो डिफरेंस इन लेंथ में आएगा। क्लास ऑफ कंपाउंड सेम रहेगा, फंक्शनल ग्रुप नहीं बदलेगा। जैसे ये आपका ब्यूटेन है, लेकिन अगर मैं ये ऐसे कर दूं, टू मिथाइल
प्रोपेन है, 2 मिथाइल प्रोपेन है ये। तो इसमें देखो, इसमें 3 कार्बन की चेन है, इसमें 4 कार्बन की चेन है। क्लास ऑफ कंपाउंड एल्केन ही है, लेकिन ये आपस में दिस पेयर इज एग्जांपल ऑफ चेन। स्ट्रक्चरल आइसोमर तो है ही, है स्ट्रक्चर अलग है, बट उसमें फर्दर चेन आइसोमर्स है। पेयर इज दिस पेयर इज तो और भी देखिए, जैसे हमारे पास ये है, मान लो 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इस कंपाउंड के फॉर्मूला से निकालो तो इसमें D = 1 आएगा, अनसैचुरेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, पेरेंट चेन सेम ही रही, लेकिन इधर 2 मिथाइल थे, यहाँ इथाइल हो गया। चेन आइसोमर्स, पेयर इज चेन आइसोमर्स। तो चेन आइसोमर अभी एग्जांपल डिस्कस तो वहां पे होगा। फिर एक है पोजीशन आइसोमेरिज्म। अच्छा, एक जैसे यहाँ पे ऐसा भी, जैसे मान लो आपके पास मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये भी आपका जो है दिस पेज आल्सो चेन आइसोमर। बट जब जनरली रिंग की साइज अगर अलग हो, मान लो कि आपके दोनों कंपाउंड में रिंग है, पर रिंग की साइज अलग है और चेन आइसोमर, तो रेदर देन कॉलिंग चेन आइसोमर, वी कॉल दिस पेयर रिंग चेन आइसोमेरिज्म। बट है ये चेन आइसोमेरिज्म, पर रिंग की साइज अलग है इसलिए। मतलब ये आपका 1 and 3 और 2 and 3 भी, और 1,2 चेन आइसोमर है, पर ये रिंग चेन आइसोमर है। देन पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, सेम क्लास, स्केलेटन भी सेम रहेगा, स्केलेटन नहीं बदलेगा, पेरेंट चेन की लेंथ और भी नहीं बदलेगी, लेकिन बदलेगा क्या, या तो फंक्शनल ग्रुप जो है उसकी पोजीशन, या अगर कंपाउंड में कोई सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन। ये चीज फंक्शन, उसमें डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप ही होते हैं, डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल जाए। आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सब्स्टिट्यूएंट उतने ही रहेंगे, लेकिन उनकी पोजीशन बदल जाए। इनफैक्ट इसको चेक करने का तरीका है कि अगर 2 कंपाउंड पोजीशन आइसोमर्स हैं, जिनके स्ट्रक्चर अलग हैं, बट दे आर क्लासिफाइड एज पोजीशन आइसोमर्स, तो अगर आप उन दोनों का IUPAC नेम लिखोगे, तो अगर उसके IUPAC नेम में एक बार अगर आप न्यूमरल्स को भूल जाओ, तो वर्ड्स में जो नाम होगा वो दोनों का बिल्कुल सेम होगा, केवल फर्क न्यूमरल्स में होगा। कभी वो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन का फर्क हो सकता है, कभी कोई सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन का फर्क हो सकता है, लेकिन अगर न्यूमरल्स को एक बार इग्नोर कर दें तो कंपाउंड आपको बिल्कुल दोनों का नाम सेम नजर आएगा। जैसे, एक मिनट में आ रहा हूं। जैसे हमारे पास ये है
दिस इज 1 ब्यूटीन या ब्यूट 1 तो नहीं चलता है। दिस इज 2 ब्यूटीन। अगर हम एक बार इस 2 को और 1 को भूल जाएं तो दोनों ही ब्यूटीन लग रहा है। तो दिस पेयर इज एन एग्जांपल ऑफ पोजीशन आइसोमर। वन टू डाइमिथाइल बेंजीन, 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन। तो इस कंपाउंड में मान लो इसको मैं ए, तो इसमें 3 में कितने इस 3 से पेयर कितने बन सकते हैं? ए बी। And each pair is an example of position isomers। अच्छा, लेकिन अगर यहाँ पे एक कंपाउंड ये बना दें, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही होगा। देखो यहाँ पे नाम में 1 2 1 3 1 4 को भूल जाए तो सबके सब डाइमिथाइल बेंजीन, पर ये इथाइल बेंजीन है, तो वो ये डी है। तो ए और डी के बीच में कौन सा रिलेशन है? ये कौन से आइसोमर्स है? एडी पेयर कैसा आइसोमर है? पोजीशन। नहीं, ए और डी पेयर इज नॉट पोजीशन, ये चेन आइसोमर है। यहाँ साइड चेन में 2 मिथाइल थे, वो मिथाइल मिलके एक इथाइल टाइप का बन गया। हाँ, यहाँ से हटा तो H इधर आ गया, तो यहाँ पे C2H5 हो गया। फिर E1BD, ये भी चेन आइसोमर, और CD भी पेयर ऑफ चेन आइसोमर है। देन एक क्वेश्चन अगर लिख करते हैं, चलो एक कभी, बताओ। आल्सो आइडेंटिफाई how many structural isomers can be formed by a compound having molecular formula C6H14? Also identify pairs which are chain isomers and second position isomer। तो देखो, हमारे पास C6H14 है, इसका D क्या होगा? 2 × 6 + 2 माइनस हाइड्रोजन 14, भाई इसमें N1 6 है,
यानी इस कंपाउंड में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है और कोई रिंग नहीं है। मतलब ये इसमें कोई रिंग कोई पाई बॉन्ड नहीं है और कार्बन अपनी टेट्रा ने सेटिस्फाई करा होगा। तो देखो एक तो क्या हो गया, एन हेक्सेन, ये हो गया थ्री मिथाइल पेंटेन। अच्छा यहां वापस आ जाएंगे तो फिर से टू मिथाइल हो जाएगा, तो पेंटेन के तो ये दो बन सकते हैं। अब चार कार्बन क्या सोचें, टू टू डाई मिथाइल जहां तक नंबर ऑफ, इसके अलावा इसमें तीन का आप नहीं बना सकते, तो तीन का अगर बनाओगे भी तो अब इसमें दो मिथाइल लगा दिए, पर जैसे ही एक और लगाओगे तो ये आपका 1 2 3 4 कार्बन का ही हो जाएगा, 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन ही हो जाएगा, रिपीट ही कर जाएगा। अच्छा इसमें अगर आप कभी आपने ऐसा सोचा ये वाला कि इसमें इथाइल ग्रुप लगा दें, तो ये ब्यूटेन के साथ इथाइल नहीं हो सकता, क्योंकि तब लॉन्गेस्ट चेन ये वाली हो जाएगी। तो ये अगेन थ्री मिथाइल पेंटेन हो जाएगा। तो यही पांच पॉसिबल डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो हमारा पहला आंसर तो हो गया इक्वल टू 5। अब मुझे बताओ इसमें कितने पेयर चेन आइसोमर है और कौन से पेयर पोजीशन आइसोमर है। पहले ये बताओ कि अगर मेरे पास ये पांच स्ट्रक्चर है, इनसे मैं पेयर्स कितने बना सकता हूं, हाउ मेनी पेयर्स आई कैन मेक। 10 ना, अगर एन चीजें डिफरेंट एन चीजें हैं तो उससे नंबर ऑफ पेयर्स विच कैन बी मेड, अगर कॉम्बिनेशन के टर्म में बोलना है तो उसको बोलते हैं एनसी कॉम्बिनेशन 2। और बाकी सीधा भी फॉर्मूला जो बायो स्टूडेंट्स और हैं दे नीड नॉट टू गो इन डिटेल। NC2 का मतलब क्या पता नहीं, आउट एन डिस्टिंक्ट चीजों में n(n-1/2), इससे यही आता है। तो आपके पास हमारे पास कितने पेयर हो जाएंगे, दस। हमारे पास 10 पेयर हो गया। ये 10 पेयर कौन से होंगे, वन टू, 1 3, 1 5, पेयर जब लेते हैं तो 1 2 और 2 1 एक ही पेयर होता है, यहाँ पे परम्यूट की बात नहीं होती है। देन 3 4 3 5 एंड एक हो जाएगा
तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें जो 1 2 पेयर है, ये आपस में क्या हुआ? 1 2 पेयर आपस में क्या हुआ? ये आपस में क्या हुए? ये किसका एग्जांपल है? बताओ। चेन। चेन आइसोमर, चेन हो गया। 1 3 अगेन चेन। चेन। 1 4 चेन। 1 5 भी चेन। 2 3 ये क्या होगा? पोजीशन। पोजीशन आइसोमर पीआई। 2 4 चेन। चेन। 2 5 चेन। 3 4 चेन। 3 5 चेन। चेन। और ये पोजीशन आइसोमर। तो आउट ऑफ 10 पेयर केवल 2 पेयर 4 5 and 2 3 are position isomer and all other are example of chain isomers. तो क्वेश्चन पूछ जैसे अगर कोई आपसे पूछे C6H14 के चेन आइसोमर्स कितने होते हैं, एक्चुअली वो क्वेश्चन एक लॉजिकल नहीं है। चेन आइसोमर्स या पोजीशन आइसोमर्स पेयर्स में होंगे। हाँ, ये पूछे कि स्ट्रक्चर आइसोमर्स कितने होंगे तो आंसर 5 है, और चेन आइसोमर्स के पेयर्स कितने होंगे तो आंसर है 8, और पोजीशन आइसोमर्स के पेयर 2। इस वे में ये तो हमने कर लिया अभी। ये वाला तो उससे भी आसान है, ये करो। अब ये वाले करो क्वेश्चंस। ये तो ऑलरेडी वी हैव डन। ये बताओ C4H10 तो बहुत ही आसान है। डी तो इसका 0 ही होगा। केवल 2 ही हैं इसमें, तो और कुछ है ही नहीं। एंड दे आर चेन आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 2, और ये पेयर जो है 1, एक ही पेयर बन सकता है, चेन आइसोमर। C5H12 ये बताओ, इसका भी T0 आएगा। 2 × 5 + 2 - 12/2, लेकिन इसमें क्या होगा? 1 2 3 4 5। ये हुआ 4 का यही बनेगा, और 3 का एक ये बन सकता है। तो इसके 1 2 और 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो आपके हो गए 3। पेयर इसमें बनेंगे 3 पेयर बनेंगे, 1 2 1 3 2 3। बताओ इसमें पोजीशन आइसोमर्स कोई होंगे क्या? Will there be position isomers? No. No. All pairs are cases of Chain isomerism. chain isomers. फिर ये वाला करके बताओ मुझे।
C7H16 करो, ये तो हम कर चुके हैं, अभी किया था यही वाला, इस वाले को करो, C7H16, डू इट। पहले मुझे बताओ इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने होंगे? टेक 2-3 minutes. C7H16 में भी कोई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं है, डी इसका भी 0 है। एक तो नॉर्मल एंड हेप्टेन, फिर 6 कार्बन का ये बना है पेरेंट चेन, इधर मिथाइल जोड़ दें, मतलब इसको हमने 1 बोल दिया, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल हेक्सेन। एक ये भी होगा, और मिथाइल ग्रुप अगर और इधर हम शिफ्ट करेंगे लेफ्टवर्ड, तो फिर से वापस वो 3 और 2 ही हो जाएगा। तो 6 कार्बन का तो पेरेंट चेन हेक्सेन वाला तो यही बन सकते हैं, चाहे आप यहाँ पे सपोज आपने यहाँ पे ले आए, तो ये वापस 4 नहीं बोलेंगे, इसे वापस 3 बोलेंगे, 1 2 3। अब 1 2 3 4 5 कार्बन का, 5 कार्बन में मिथाइल मिथाइल यहाँ आ जाए, ऐसा हो जाए, 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन। टू 4 डाइमिथाइल पेंटेन, और एक ये भी हो सकता है, 2 इथाइल पेंटेन। देन 4 कार्बन पे, नहीं इसमें आपका ये हो गया 2 2, हाँ ठीक है, 4 कार्बन पे आए, 4 कार्बन पे एक तो हो सकता ही है, 5 कार्बन पे ये हुआ, एक ही पे हो गया। एक्सक्यूज मी सर, अच्छा 5 कार्बन में एक और भी होगा, तो 3,3 डाइमिथाइल। 5 में एंड 4 कार्बन वाले में केवल एक ही पॉसिबल है, इथाइल नहीं लगा सकते, इथाइल लगाते तो लेंथ बड़ी हो जाएगी, मिथाइल ऐसे लगाते हो जाएगा 2 2 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन।
तो ये आपके कोई पूछे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने हुए? 9। स्ट्रक्चरल, इसमें कुछ एक दो ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी पॉसिबल है। तो यही क्वेश्चन हम स्टीरियो आइसोमरिज्म पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए हाउ मेनी आइसोमर्स, तो आंसर मे नॉट, देन आंसर वुड नॉट बी 9। अभी हम बहुत स्पेसिफिकली बोल रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड ऑल दोस थिंग्स, क्योंकि यहाँ पे एक दो फॉर्म ऐसे हैं जिसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी पॉसिबल है। तो जब टोटल आइसोमर्स काउंट करने होंगे तो उसको भी काउंट करना होगा, पर अभी हम फॉर द टाइमिंग वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अच्छा, अब इसमें टोटल तो एक 9 है, तो इसके जो टोटल पेयर्स बन सकते हैं, छत्तीस पेयर्स बन सकते हैं, जिसके अंदर पोजीशन आइसोमर्स कौन कौन से होंगे? 2, 3, फिर 4, 5, 4, 6, 4, 8, 3 डायमिथाइल, ऐसे ही 2, 3 हो गया, 4 नहीं 4, 5 हो गया, 4, 6 हो गया, फिर 5, 6, 5, 6, 5, 8, फिर 6, 8, तो टोटल आपके 7 हो गए, 7 पेयर्स, और बाकी जो भी 29 पेयर्स बच जाएंगे दे आर चेन आइसोमर्स, but 7 pairs are the position isomers। ठीक है, समझ में आया? अब एक डेफिनेशन मेटामर्स। पहले मेटामर्स क्या होते हैं? Metamers are either chain isomers or position isomers with same functional group and have different alkyl group। functional group same होता है इनका, and have different alkyl group around to a heteroatom। different alkyl group का मतलब in terms of number of carbon atoms। जैसे ऑक्सीजन के अराउंड, यहाँ पे अल्काइल है, यहाँ अल्काइल है, एन के अराउंड, सीओ ग्रुप के अराउंड, इवन सल्फर के अराउंड, सी डबल ओ के अराउंड, सीओ इस ग्रुप के अराउंड, यहाँ पे अल्काइल, यहाँ अल्काइल। जैसे डाइथाइल ईथर, ये ओ हेट्रोएटम है जिसके अराउंड अल्काइल ग्रुप का अरेंजमेंट हो रहा है। यहाँ इथाइल है, यहाँ इथाइल है।
ये भी फॉर्मूला सेम है, C4H10O इसका फॉर्मूला है। तो ये अगर 1 है, ये 2 है, तो इसमें देखो यहाँ पे इथाइल इथाइल था, यहाँ मिथाइल प्रोपाइल हो गया। तो ये जो पेयर है, मेटामर्स। अच्छा, लेकिन अगर ये है, then 1,3 is again a metameric pair, metamers है, but 2 and 3 are not metamers। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 3 कार्बन है, यहाँ 1 है, और इसमें भी तो इस एल्काइल में कार्बन तो 3 ही है, और ये 1 है। तो मेटामर्स नहीं कहलाएंगे, पर इसको हम नाम अगर बनाए इसका, तो ये है 1 मिथॉक्सी प्रोपेन और ये है 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो दे आर एक्चुअली पोजिशन हियर, दीज आर समटाइम्स दे कुड बी द चेन आइसोमर्स। लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन अलग नहीं हो रहा है, यहाँ भी 3 है, वहां भी 3 है, तो दैट इज नॉट मेटामर। जैसे ये है 3 पेंटेनॉन और एक 2 पेंटेनॉन। तो वैसे तो ये एग्जांपल ऑफ पोजीशन आइसोमर तो है ही, लेकिन संग संग में अगर हम इस CO ग्रुप के अबाउट सोचे, तो यहाँ मिथाइल था, प्रोपाइल है, और यहाँ इथाइल और इथाइल है। तो दिस आल्सो फिट इन द डेफिनेशन ऑफ मेटामर्स। इसीलिए जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं कि कोई एक पेयर अगर एक तरीके का आइसोमर हो गया तो दूसरा हो ही नहीं सकता। हम कोई बहुत एक्सक्लूसिवली बात नहीं कर रहे हैं, हमें जो रिक्वायरमेंट है अगर वो सेटिस्फाई करता है वो पेयर, तो वो पर्टिकुलर टाइप का आइसोमर्स हो जाएंगे। और अगर वो किसी और डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है तो देयर कुड बी एग्जांपल ऑफ दैट एज वेल। मतलब ऐसा नहीं कि अगर एक पेयर एक्सक्लूसिवली कोई एक ही आइसोमर हो सकता है। फिर सल्फर के अराउंड भी ऐसा जो होता है, जैसे नाइट्रोजन है, ये है जैसे, और एक ऐसा हो जाए CH3CH2। पर अगर ये टर्शरी एमीन है, 3 डिग्री एमीन, तीनों नाइट्रोजन के हाइड्रोजन हटके, नाइट्रोजन तीनों हाइड्रोजन हटके एल्काइल हुए, तो आपका क्लास नहीं बदल सकते, आपको इसे रखना तो टर्शरी एमीन ही पड़ेगा। पर क्योंकि यहाँ ये डिफरेंट हो गए नंबर में, तो ये मेटामर्स हो गए। लेकिन कोई अगर ये बना दे,
टोटल 5 किसी ने ऐसे बना दिए, तो ये मेटामर नहीं है। इनफैक्ट ये तो इनका फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो गया, बिकॉज ये 2 डिग्री अमीन हो गया। तो यहाँ तो 3, ये यहाँ तो अगर ये मैं 1 बोलूं, ये 2 बोलूं और ये 3 बोलूं, तो 1 2 तो पेयर ऑफ मेटामर है, लेकिन 1 3 एंड 2 3 आर एक्चुअली फंक्शनल आइसोमर, कि फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो गया, एक 3 डिग्री अमीन, एक 2 डिग्री अमीन। तो ये चीज 1 3 ये फंक्शनल मैं पढ़ाऊंगा पर फंक्शनों पर लगे, इसलिए फंक्शनल आइसोमर्स। रिंग चेन आइसोमर ने बता ही दिया कि आइदर वन कंपाउंड, अच्छा एक तो रिंग चेन आइसोमर में क्या होगी, एक कंपाउंड ओपन चेन हो, अदर इज अ क्लोज रिंग, या दोनों ही रिंग हो बट डिफरेंट साइज की हो। अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो तो देन दैट पेयर कैन बी आल्सो ट्रीटेड एज फंक्शनल आइसोमर। जैसे ये है साइक्लोब्यूटेन, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, तो दिस पेयर इज अ रिंग चेन आइसोमर। क्लास तो दोनों में ही साइक्लो एल्केन ही है, पर अब एक ऐसा हो ये भी C4H8 है, ये भी C4H8 है, वहां पे अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड के कारण था, यहाँ पे डिग्रेडेशन रिंग के कारण है। पर यहाँ पे ये कंपाउंड एक ओपन चेन है, एक रिंग है, तो ये आपका तो रिंग चेन आइसोमर तो हो ही गया, उसका तो ये है ही। पर आप अगर एक बात ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप एल्कीन है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप साइक्लो एल्केन है, क्लास ऑफ कंपाउंड भी अलग है, तो इसको आप रिंग चेन आइसोमर्स तो हैं, बट आल्सो कैन बी क्लासिफाइड एज functional isomers। फंक्शनल आइसोमर्स भी इन्हें कह सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। इसको अब देखो फंक्शनल आइसोमर्स, पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर्स, लेकिन यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर तो है ही, बट फंक्शनल ग्रुप जो कि एक कंपाउंड की प्रॉपर्टी के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है इज डिफरेंट। फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट।
these are the isomers which differ most in their properties. क्योंकि एक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज उसके फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती है मेनली। तो फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाएगा तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा। अब इसके केस में कौन कौन से पेयर्स कंपाउंड फंक्शनल आइसोमर्स हो सकते हैं, एक टेबल फॉर्म में देखते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, पॉसिबल कंपाउंड्स, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। जैसे CnH2n, CnH2n अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा ट्वाइस n, दैट इज 1। नंबर ऑफ कार्बन n है, H2n, तो ये सॉल्व करके 1 आ जाएगा। तो अब एक अनसैचुरेशन कैन बी अ डबल बॉन्ड, कैन बी अ रिंग। तो जैसे एल्कीन, एक क्लास ऑफ एल्कीन हो सकता है, बट डबल बॉन्ड ना होके रिंग हो जाए। पर फिर आपके पास डबल बॉन्ड की गुंजाइश नहीं रहेगी, तो साइक्लोएल्केन, और वो तब जब नंबर ऑफ n मिनिमम 3 हो। फिर 3 कार्बन से कम अगर होगा तो हम रिंग नहीं बना सकते, और कोई हेटेरो एटम दूसरा है भी नहीं। तो ये चीज। फिर जैसे यहां पे देखो एग्जांपल, अगर देखें अभी था C4H8, इसका D1 आता है, तो इसमें हम बना सकते थे CH3CH, डबल बॉन्ड CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2CH3, ये दोनों आपस में पोजिशन आइसोमर हैं। लेकिन एक हम ये भी बना सकते हैं साइक्लोब्यूटेन, वी कैन मेक मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो इसमें अगर मैं इसको 1, 2, 3 और 4 बोलूं तो टोटल पेयर तो इसमें 6 बनेंगे 4 में। 1, 2 विल बी पोजिशन आइसोमर, 1, 3 विल बी फंक्शन आइसोमर, 1, 4 विल बी फंक्शन आइसोमर्स का पेयर, 2, 3 विल बी फंक्शन आइसोमर, 2, 4 विल बी फंक्शन आइसोमर, हाँ 3, 4 विल बी रिंग चेन आइसोमर। तो इस तरीके से देन CnH2n-2 अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपका जो आता है वो 2 आ जाता है, सॉल्व करते हुए 2 आएगा। तो ये एल्काइंस हो सकते हैं, एल्का डाइईन्स हो सकते हैं, 2 डबल बॉन्ड। इट कुड बी साइक्लो एल्कीन्स, 1 रिंग 1 डबल बॉन्ड, ये कोई भी पेयर अलग क्लास ऑफ कंपाउंड ही है। और इवन इट कुड बी साइक्लो एल्कीन्स हो गया, बाई साइक्लो कंपाउंड हो सकते हैं।
कि 2 रिंग हो गए पर कोई डबल बॉन्ड यहाँ पर मिनिमम इसके लिए N4 होना पड़ेगा। 2 रिंग बनाने के लिए कार्बन से, जैसे ये N4 होगा तो ऐसा बन जाएगा, बाईसाइक्लो 110 ब्यूटेन। और एक स्पायरो कंपाउंड्स भी होते हैं, इसमें लेकिन मिनिमम 5 होना पड़ेगा N, जैसे ऐसा, इस तरीके का। यहां कार्बन है, कार्बन 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 का तो 5 कार्बन मिनिमम चाहिए, तो स्पायरो कंपाउंड है। स्पायरो 2 आपका यहाँ 22 पेंटेन, स्पायरो 2 पेंटेन, नेम पे इतना हो जाए पर स्पायरो कंपाउंड ऐसा हो गया, पर मिनिमम 5 कार्बन। तो इसमें कोई भी पेयर आप लोगे, इट विल बी एग्जांपल ऑफ साइक्लोएल्कीन होने के लिए मिनिमम N3, साइक्लोप्रोपीन, एल्काइंस बनने के लिए मिनिमम N2, एल्काडाइंस बनने के लिए अगेन मिनिमम N3। अगर 3 कार्बन से भी कम हो तो डाइन नहीं बन सकता। पर इस तरह से ये वाला फॉर्मूला से ये पॉसिबल इंपॉर्टेंट सिनेरियोस बनाए जा सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो चीज आएंगी वहां पे। देन ये CnH2n+2O, अगर कंपाउंड का फॉर्मूला ये है तो क्या होगा? तब आपके पास डिग्री डी कितना होगा? डी कितना होगा था? What the value of D you are getting? D का फॉर्मूला क्या है? ट्वाइस इंटू नंबर ऑफ कार्बन +2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये केवल यहाँ ऑक्सीजन को इग्नोर कर देंगे। तो D इक्वल टू 0 हो गया, यानी कोई अनसैचुरेशन नहीं है। एक्चुअली ये अल्कोहल हो सकते हैं, ईथर्स हो सकते हैं, पर आइसोमरिज्म होने के लिए मिनिमम N2 होना पड़ेगा। अल्कोहल तो एक कार्बन से ही बन सकता है, लेकिन ईथर बनने के लिए मिनिमम 2 कार्बन लगेंगे। जैसे आपके पास तो इट कुड बी CH3 CH2OH and it could be CH3O, ये ईथर है और ये इथेनॉल अल्कोहल है। फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फिर आगे तो ये हुआ, देन इसमें कितना अनसैचुरेशन होता? कितना अनसैचुरेशन है? डी का वैल्यू क्या है? Answer 1. 1 आएगा। ट्वाइस N +2 माइनस ट्वाइस N/2 D1 आएगा। और लेकिन जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तब ऑक्सीजन बनाएंगे, केवल डी कैलकुलेट करने, डी के लिए हम ओ को इग्नोर किया है। तो आपके पास एक ऑक्सीजन है और अनसैचुरेशन चाहिए, तो एक तो क्या होता है एल्डिहाइड्स।
कीटोन्स पर कीटोन्स के लिए मिनिमम 3 कार्बन लगेंगे। इनफैक्ट ये भी हो सकता है इनॉल्स भी हो सकता है कि डबल बॉन्ड भी और OH ग्रुप भी है, इन और ऑल। इनफैक्ट साइक्लो एल्केनॉल्स हो सकता है कि एक D=1 तो रिंग से हो गया और बाकी अल्कोहलिक ग्रुप है, और साइक्लिक ईथर्स भी पॉसिबल है। जिसमें ऑक्सीजन रिंग में हो। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल के रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, ड्रॉ पॉसिबल structural isomers of compound having this formula। this formula जो दिया हुआ है, C3H6O में अनसैचुरेशन एक है। एक तो देखो CH3, ये हो गया, फिर CH3CO एसीटोन, ये एल्डिहाइड, फिर 3 कार्बन का रिंग बनाया OH, साइक्लोप्रोपेन 1 ऑल। फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी है, साइक्लिक ईथर बना दिया, कार्बन 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 और ये ऑक्सीजन जोड़ दिया, CH2 CH2 CH2, साइक्लिक ईथर। फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ऐसा बन जाए और यहाँ CH3, ये भी साइक्लिक ईथर है। देन ये हो सकता है C डबल बॉन्ड C, CH2OH, इसका नाम हो जाएगा prop 2 in 1 all। फिर ये भी पॉसिबल है, ये हो जाएगा prop 1 in 2 all। और इवन ये भी पॉसिबल है, prop 1 in 1 all। और एक दो ये भी पॉसिबिलिटी है, इस पे OCH3 जुड़ जाए। तो ये हो जाएगा 1 मिथॉक्सी इथीन, 1 मिथॉक्सी इथीन। तो आपके पास
ये पॉसिबल सिनेरियो इसके हैं। एल्डिहाइड, एसीटोन, साइक्लिक अल्कोहल, साइक्लिक ईथर्स, और ये स्ट्रेट चेन में इस तरह से। तो आंसर 9 हो गया। फिर ये फॉर्मूला हो, तो इस फॉर्मूले में डी कितना आएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? डी आएगा, ऑक्सीजन काउंट करेंगे नहीं, 1। तो ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे। तो इसमें जो बाकी तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो और पॉजिटिव आ सकता है, पर मेन है क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स। पर एस्टर बनने के लिए एन मिनिमम 2 होना चाहिए। जैसे CH3 COOH, अगर फॉर्मूला हमारा C2H4O2 है, और एक ये हो जाएगा HCOOCH3, ये एस्टर हो गया और ये एसिड हो गया। आपस में दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, एस्टर्स एंड एसिड्स। फिर एमाइंस, जैसे आपके पास CN H2N+3N, तो इसका D0 आएगा। तो इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2N+2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2N-3, या प्लस माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2N+2 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो ये एमाइंस के लिए। अब डिपेंडिंग की नंबर ऑफ कार्बन अगर ज्यादा है तो 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन बना सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास ये है, तो एक हो जाएगा CH3CH2NH2, और एक ये भी होगा CH3NHCH3, ये भी है। एक 1 डिग्री अमीन, ये 2 डिग्री अमीन। इस तरीके से। तो ये जैसे कोई आपके पास ये कंपाउंड हो, मतलब आपको ये कंपाउंड दिया हुआ हो, इस स्ट्रक्चर को देख के क्या समझ, इसमें कितना अनसैचुरेशन होना चाहिए, इसका डी कितना होना चाहिए? What is the value of D for this? बताओ। 2. D should be, तो पाई बॉन्ड है, कोई तो नहीं, तो D should be 2। तो फॉर्मूला का देखें, C2H3N, तो 2 × 2 + 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन 1
जो आपका N2 होता है वो होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्लस नंबर ऑफ हैलोजन माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन या फॉस्फोरस। तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 2 कैंसिल हो गया, तो 2/2 2 आ जाएगा डी। आई है। ये तो हम कर चुके, अभी किया था C3 अगर हम ये कर चुके हैं। ये बताओ, इसको हटा ही देते हैं यहां से। ये बताओ, कितना अनसैचुरेशन है इसमें? अनसैचुरेशन कितना है? 2 × 4 + 2 -6 could be a triple bond, could be 2 double bond, could be ring and double bond, could be 2 rings। तो देखो, एक तो this is 1 butane, टू ब्यूटाइन, आपस में पोजीशन आइसोमर्स, फिर 2 डबल बॉन्ड हो जाए, ये हो जाए, ये एलीन टाइप का कंपाउंड हो गया, और कॉन्जुगेटेड भी हो सकता है ऐसा। ये और इसमें स्ट्रेट चेन में कोई और बन सकता है क्या? स्ट्रेट चेन में और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 3 कार्बन का आप एल्काइन या एल्कीन इस तरह से मतलब 4 कार्बन हो ही जाएगा। अब साइक्लो कंपाउंड सोचें, C4H6 could be cyclobutene, could be मिथाइल साइक्लोप्रोपीन, ये आपस में पोजीशन हो गए। और ऐसा भी हो सकता है, मिथाइलिडीन साइक्लोप्रोपेन, और एक पॉसिबिलिटी है बाईसाइक्लो, कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं लेकिन 2 रिंग 4 कार्बन से बन सकती है। फॉर्मूला यहाँ भी C4H6 सेटिस्फाई होगा। तो साइक्लिक वाले 5 हो गए, ये वाले 4 हो गए, टोटल 9 हो गए। अलग अलग पूछते साइक्लिक नॉन साइक्लिक, तो 1 कप 4 1 कप 5 आंसर होता है। स्ट्रक्चर आइसोमर्स, स्ट्रक्चर आइसोमर्स। या
ये देखो, करो इस क्वेश्चन को। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? बेंजीनोइड बोलने का मतलब है बेंजीन रिंग इसके अंदर है। ये वाले 1 करो, 2 करो, 3 हम एज अ होमवर्क करेंगे। How many structural isomers are possible for the following compounds? C7H8O. D क्या होगा इसका? 2 into 7 plus 2 minus 8 4 आ जाएगा। और ये बोला है कि बेंजीनोड चाहिए, बेंजीन रिंग उसके अंदर होना चाहिए। तो बेंजीन रिंग बनते ही क्या हो गया? 4 अनसैचुरेशन तो उसी के अंदर चले गए, यानी अब कोई अनसैचुरेशन नहीं चाहिए। बचा इसमें 6 कार्बन भी आ गए। अब एक ऑक्सीजन का हिसाब किताब करना और एक कार्बन का भी। तो एक तरीका तो क्या होता है, यहाँ OH बनाते हैं फिनॉल, CH3 एक बार 2 मिथाइल फिनॉल। ये हो गया। और कोई पॉसिबिलिटी है कि हम CH2OH कर दें, बेंजाइल अल्कोहल। और एक और पॉसिबिलिटी है कि हम ये वाला लिंक OCH3 ऐसे बना दें, ईथर बना दें। सबके फॉर्मूले सेम होंगे, C7H8O, पर इसके 5 जो कि बेंजीनोइड है, बेंजीन रिंग रखने वाले बेंजीनोइड स्ट्रक्चर। ये करो C5H10 नॉन साइक्लिक मतलब स्ट्रेट चेन वाले एंड साइक्लिक। पहले नॉन साइक्लिक बनाओ, बनाओ जैसा। C5H10 का D कितना है? D कितना है बताओ? 1. 1. What is the value of D? 1. D इसका 1 है। तो नॉन साइक्लिक बनाना है, मतलब C डबल बॉन्ड C बनाना है, साइक्लिक नहीं बनाना। अब बचे हमारे पास 3 कार्बन। तो 3 कार्बन को एक तरीका है कि एक यहाँ पे प्रोपाइल लगा दिया। अभी हम स्टीरियो की बात नहीं करें, केवल स्ट्रक्चर। या
आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दिया। फिर प्रोपाइल कैन बी ब्रोकन इनटू इथाइल एंड मिथाइल, एक ही कार्बन पे लगा दिए। देन इथाइल एक कार्बन पे, मिथाइल एक कार्बन पे। और प्रोपाइल को 3 कार्बन ब्रेक कर दिया तो मिथाइल, मिथाइल, और कोई पॉसिबिलिटी और है ही नहीं। तो नॉन साइक्लिक के हो जाएंगे 5। साइक्लिक के कितने होंगे? क्योंकि जब रिंग बना दिया तो अब हमारे पास D इक्वल टू 1 ही है, तो D इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 रिंग। तो रिंग अगर बना दे तो डबल बॉन्ड बनाने की गुंजाइश नहीं है। तो आपका हो सकता है साइक्लोपेंटेन, मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, इथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन एक ही कार्बन पे, और 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये भी 5। इस केस में दोनों 5 आ गए, पैसा नहीं कि दोनों हमेशा बराबर आएंगे। भैया टोटल 10। सी से H12 भी देख लेते हैं, चलो अच्छा हो जाएगा। C6H12 में D अगेन आता है 1। अगर ये नॉन साइक्लिक है तो इट वुड बी C डबल बॉन्ड C, तो हो गया। अब रह गए 4 कार्बन। 4 कार्बन को कैसे, अब क्या 4 कार्बन रह गए, तो 4 कार्बन में अगर ब्यूटाइल ग्रुप को सोचे तो ब्यूटाइल ग्रुप जो है, नॉर्मल ब्यूटाइल ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये बहुत ये याद होना चाहिए। नॉर्मल ब्यूटाइल, ब्यूटाइल के 4 वेरिएशंस हो सकते हैं। आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, मतलब ये जहां से वो जुड़ेगा। तो आप ये 4 ग्रुप, मान लो आपने एक बार इधर इसको जोड़ दिया, एक बार इसको जोड़ दिया, एक बार इसको जोड़ दिया, एक बार इसको जोड़ दिया, और बाकी जगह एच एच एच, तो 4 तो इससे बन जाएंगे। फिर हमने ब्यूटाइल को ब्रेक किया प्रोपाइल और मिथाइल में। प्रोपाइल मिथाइल एक ही कार्बन पे, प्रोपाइल मिथाइल अलग अलग कार्बन पे। फिर प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल भी हो सकता है, वो भी आइसोप्रोपाइल ऐसा ग्रुप CH3 यहां से लिंक करें, प्रोपाइल CH3 CH2 CH2, तो ये फिर वही, और यहाँ पे मिथाइल। ये अभी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। देन इट कैन बी ब्रोकन इनटू इथाइल इथाइल,
इथाइल इथाइल, देन इथाइल मिथाइल मिथाइल, और फिर सब मिथाइल मिथाइल मिथाइल। तो देखो आपके पास कितने हो गए, 4, ये 4 ये हो गए जो ये बनेंगे, फिर 5वां ये, 6वां ये, 7वां ये, 8वां ये, 9वां, 10वां, 11, 12, 13 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे और यहां से 4 बन जाएंगे इनको लेके एक बार। ये हुए नॉन साइक्लिक, these are non cyclic. Cyclic one would be cyclohexane, 5 कार्बन का रिंग मिथाइल साइक्लोपेंटेन, 4 कार्बन का रिंग 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, इथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। 3 कार्बन में प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, फिर प्रोपाइल को ब्रेक कर दिया मिथाइल इथाइल में, तो इथाइल मिथाइल अलग अलग, एक ही कार्बन पे इथाइल भी और मिथाइल भी, और फिर मिथाइल 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 ऐसे, और एक मिथाइल मिथाइल एक कार्बन पे, एक पे मिथाइल। तो यहां पे देखो 1 2 3 4 5 टोटल 12 है साइक्लिक। और ये वाले नॉन साइक्लिक, जनरली अलग अलग पूछा, पर से कंबाइंड पूछ रहे हैं तो 25 हो गए, 13 और 12। पर यूजुअली वो साइक्लिक ऐसे उसको डिवाइड कर देते हैं कि आपको काउंट करने के हल्के से नंबर कम हो जाए। तो ये चीज ये क्वेश्चन करना, ये एनसीईआरटी बुक का है, सॉल्व भी है। जिस तरह से ब्यूटाइल को लिखने के 4 तरीके होते हैं, ये देखना पेंटाइल के 5 तरीके होते हैं स्ट्रक्चर, पेंटाइल ग्रुप, स्ट्रक्चर ऑफ पेंटाइल ग्रुप। ये इंपॉर्टेंट है, कई का क्वेश्चन में ये चीज आ जाती है, तो इसको देखना कि पेंटाइल ग्रुप जैसे ब्यूटाइल 4 तरीके से, प्रोपाइल 2 तरीके से, प्रोपाइल में एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल में एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, और 5 में आपके इस तरीके से 5 तरह से पेंटाइल लिंक हो सकता है। ये बना के दिए, याद है, इसमें 4 ऐसे होंगे जिनका लिंकिंग 1 डिग्री वाला है, 3 का सेकेंडरी का, एक टर्शरी का है। ये स्ट्रक्चरली जब हम स्टीरियो आइसोमर पढ़ेंगे तो इसी कुछ केसेस में कायरल कार्बन भी है, तो उसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स भी आ जाएंगे। लेकिन आज जाके इस क्वेश्चन को देना, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये बताता हूँ, ये एनटीए के टेस्ट का क्वेश्चन है। हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ C4H10O reacts with sodium metal evolve hydrogen gas? स्टीरियो आइसोमर को कैलकुलेट नहीं सोचना है, बाद में ये क्वेश्चन जब हम स्टीरियो आइसोमर पढ़ेंगे तो वहां पे वो वाली बात भी गुड़ कर लेंगे। लेकिन अभी देखो C4
H10O, इसका D होगा यानी कोई अनसैचुरेशन नहीं है। तो देखो ये वाला हमने पढ़ा था अभी उसमें कि ये कंपाउंड अल्कोहल भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ईथर भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ये वाले फॉर्मूले से हमने देखा था कि फंक्शनल आइसोमर्स में ऐसा फॉर्मूला जिसका होता है CnH2n+2O, वो अल्कोहल और ईथर दोनों हो सकते हैं। लेकिन हमें एक बात बोली है कि Na मेटल के संग हाइड्रोजन लिबरेट करता है, तो ईथर्स जो होते हैं वो सोडियम के संग रिएक्ट नहीं करते, पर जो अल्कोहल्स होते हैं वो सोडियम से रिएक्ट करके सोडियम अल्कोक्साइड और हाइड्रोजन लिबरेट कर देते हैं। इट इज द हियर अल्कोहल बिहेविंग लाइक एन एसिड। तो यानी हमें ईथर के बारे में नहीं सोचना है, बिकॉज दैट विल नॉट रिएक्ट विद सोडियम। तो अब देखो ब्यूटाइल ग्रुप होता है जो CH3 CH2 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 नॉर्मल, अगर ये ब्यूटाइल तो OH पहला, फिर CH3 CH2 CH CH3 ये सेकेंडरी ब्यूटाइल होता है, पर यहां OH जोड़ दें तो ये दूसरा CH3 CH3 CH2 OH आइसोब्यूटेनॉल, और एक वो जितने पॉसिबल ब्यूटाइल ग्रुप हो सकते हैं टर्शरी ब्यूटेनॉल, ये सब आपके Na से रिएक्ट करके हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे। तो आंसर हो जाएगा हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ दिस, क्योंकि हमें स्टीरियो आइसोमर इंक्लूड नहीं करना है। स्टीरियो आइसोमर जब इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पे इन 4 स्ट्रक्चर में एक जगह पे कायरल कार्बन एटम है, जिसके कारण से स्टीरियो आइसोमर भी आ जाएंगे, पर अभी हम उस बारे में बात नहीं कर रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। एनसीईआरटी का जो ये क्वेश्चन है ये भी ऐसा हो सकता था कि इसमें ये बोल रहे हैं राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक अल्काइल ग्रुप्स corresponding to molecular formula C5H11, तो ये तो वही, एंड राइट IUPAC names of the alcohols obtained by attachment of OH group। अगर मान लो सीधा ये देते C5H12O, इस कंपाउंड के कितने, इसमें ईथर भी बन सकता था, पर जो सोडियम से रिएक्ट करके हाइड्रोजन लिबरेट करेगा वो अल्कोहल्स होंगे। यहाँ उन्होंने इससे रिलेटेड अल्कोहल पूछे हैं, पर 4 वाले में केवल 4, जब ब्यूटाइल था तो 4 पॉसिबिलिटी, लेकिन अल्काइल में पॉसिबिलिटी, जब पेंटाइल है तो पॉसिबिलिटी और भी होती है। एक बार देखना ये चीज देखो एक बार, चलो ये डिस्कस कर ही लेते हैं एक बार। पेंटाइल की पॉसिबिलिटीज, CH3 CH2 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 CH2, और ये बॉन्ड जुड़ने के लिए खाली है। C5H11 की बात हो रही है। फिर आइसोपेंटाइल ऐसा हो जाएगा, ये भी 1 डिग्री की कैटेगरी में आता है। 1 डिग्री या प्राइमरी, क्योंकि जिस कार्बन से लिंक होगा OH या कोई भी ग्रुप वो खुद प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, पर ये आइसोपेंटाइल है। फिर एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहाँ पे अभी भी ये प्राइमरी है, पर CH3 इधर आ जाए, ये भी 1 डिग्री प्राइमरी है, पर इससे डिफरेंट है, स्ट्रक्चर अलग है। देन
इसको बोलते हैं, ये भी 1 डिग्री प्राइमरी है पर ये नियोपेंटाइल कहलाता है। तो 4 तो 1 डिग्री वाले हो गए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। ये 2 डिग्री या सेकेंडरी पेंटाइल हो गया। ये भी 2 डिग्री या सेकेंडरी है पर यहाँ 2 पोजीशन पे था या 3 पोजीशन पे। फिर ये भी 2 डिग्री है। और एक होता है CS3 CS3, ये टर्शरी है, ये एक ही बनेगा। तो ये 8 पॉसिबिलिटी हो गई। स्ट्रक्चरली इसमें जब हम आगे स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को आप फिर से रिविजिट करेंगे। और इसमें इधर ओएच जोड़ दो तो कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल। मैंने आपके क्वेश्चन में यही पूछा है कि ओएच जोड़ दो, IUPAC नेम बताओ, तो वो तुम एक कर लेना, डिफिकल्ट नहीं है। मैंने वो 8 ही बना दिए इस तरीके से। अच्छा, ये जो है असाइनमेंट है, एक असाइनमेंट नहीं, ये TPP है इस लेक्चर के बाद। तो ये इसमें क्वेश्चंस है, अराउंड 56 क्वेश्चंस हैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म पे। सिंपल क्वेश्चन है बहुत। अगर एक बार करने बैठोगे तो शुड नॉट टेक मोर देन 90 मिनट्स। 90 मिनट्स में ये 56 क्वेश्चन हो जाएंगे, उससे कम में भी हो सकते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट आइसोमेरिज्म का क्लास होगा उससे पहले करोगे तो इट विल हेल्प कि आपको आइसोमर्स बनाने और में डिफरेंट चीजों में हेल्पफुल होगा। कोशिश करो कभी अगले 3 दिन में 2 दिन में 90 मिनट्स निकाल के इसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कर लो। जो नहीं हो फिर पूछो, ठीक है ना। तो ये मैं संग में अभी भेज ही दूंगा, जब भेजूंगा तो ये भी भेज दूंगा। टोटल 56 क्वेश्चन है और लास्ट के जो कुछ क्वेश्चंस हैं 45 से 56 दे आर लिटिल बिट टिपिकल क्वेश्चन, तो उनका सॉल्यूशंस भी मैंने दिया है। बाकी में आंसर सबके दिए, सॉल्यूशंस लास्ट के कुछ क्वेश्चंस। इनको जरूर देख रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन है लास्ट। हम लोग का एक मिनट ठीक है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे।